अस्सलाम वालेकुम। अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं और हर माह आपकी तनख्वाह से जीपी फंड यानी जनरल प्रोविडेंट फंड की रकम कट रही है, तो एक ऐसा वक्त जरूर आता है कि जब आप सोचते हैं कि इस जमाशुदा रकम को रिटायरमेंट से पहले कैसे हासिल किया जा सकता है। क्या रिटायरमेंट का इंतजार करना जरूरी है या फिर उससे पहले आप ये तमाम तर रकम ले सकते हैं। तो आइए आज इस पर ही बात करते हैं। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि क्या मुलाजिम अपनी सर्विस के दौरान भी जीपी फंड की रकम हासिल कर सकता है, और अगर कर सकता है तो कितनी रकम मिल सकती है, दरखास्त कहां देनी है, कौन कौन से कागजात चाहिए होंगे, तमाम तर प्रोसीजर इंशाल्लाह इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। और साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कितनी उम्र हो तो आप तमाम तर जो रकम है 100% निकलवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जितने भी हमारे मुलाजमीन या फिर जितने भी हमारे व्यूवर्स ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चीज से काफी वाकिफ होंगे कि एक वक्त जिंदगी के अंदर जरूर आता है कि आपको जरूरत पड़ती है बहुत से पैसों की। आप लोन लेने का सोचते हैं लेकिन आपको या तो कर्ज मिलता नहीं है, और अगर मिलता है तो आपको उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अगर सरकारी मुलाजिम है तो आप अपने ही पैसे हासिल कर सकते हैं एडवांस में, जो कि आपके पैसे हर माह आपकी तनख्वाह में से कटते हैं और वो आपके जीपी फंड के अंदर शामिल हो जाते हैं। और हर इदारा हो, चाहे वफाकी हो या फिर सूबाई हो, वो इस चीज की आपको श्योरिटी देता है कि अगर आपको जरूरत पड़ चुकी है मखसूस काम के लिए तो आप ये तमाम तर रकम जो भी जीपी फंड के अंदर होगी वो आप निकलवा सकते हैं। अगर आपके घर कोई शादी है, अगर आप बीमार पड़ चुके हैं, कोई बहुत ज्यादा जरूरी काम आ पड़ा है, या फिर आपको अपना घर लेना है या फिर मरम्मत करनी है, तो इन तमाम तर कामों के लिए आप जीपी फंड के अंदर अपनी मौजूदा रकम को निकलवा सकते हैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि जीपी फंड जो होता है उसके अंदर जो आपकी रकम मौजूद है वो आप दो तरीकों से हासिल कर सकते हैं। तो वो दो तरीके कौन से हैं? एक है वापस करने वाला एडवांस, यानी रकम अभी ले लें लेकिन बाद में आपको वो तमाम तर रकम वापस करनी होगी और वो रकम आपकी तनख्वाह में से किस्तों के तहत कटती रहेगी। और दूसरा तरीका ये है कि नॉन रिफंडेबल एडवांस, मतलब उस पे आप जो है वो अपनी तमाम जो रकम होगी वो वापस नहीं करेंगे। इसमें मखसूस किस्म की शराइत होती हैं जो कि आपको पूरा करनी होती है। मैं आपको तमाम तर डिटेल इंशाल्लाह अभी दूंगा, लेकिन पहले हम बात करते हैं कि आप जीपी फंड की रकम जो कि आपको एडवांस में मिलती है और आपको वो एडवांस वापस भी करना पड़ता है, वो आप कैसे हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपकी मखसूस शराइत वगैरह भी होंगी। आमतौर पर इसका ताल्लुक मुलाजिम की तनख्वाह, जीपी फंड में मौजूद रकम और एडवांस लेने की वजह पर होता है। ये एडवांस मुख्तलिफ जरूरियात के लिए लिया जाता है। मिसाल के तौर पर आपका इलाज होना है, बच्चों की तालीम, शादी या फिर दूसरी जरूरियात के लिए। इस रकम के बाद मुलाजिम की तनख्वाह में से माहाना किस्तों के जरिए आपकी वसूली होती रहती है। लेकिन अगर आपका मकसद ऐसी रकम हासिल करना है जो कि वापस ना करनी पड़े तो फिर आपको नॉन रिफंडेबल जीपी फंड एडवांस हासिल करना होगा। यहाँ एक और बात समझ लें कि अगर आपकी उम्र 50 साल या फिर उससे ज्यादा हो चुकी है तो आपके जीपी फंड के अंदर जो रकम होगी वो 100% आप हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपकी उम्र 52 साल हो चुकी है और आपके जीपी फंड के अंदर आपकी जो रकम पड़ी है वो 10 लाख रुपए है, तो आप अपने अकाउंट से 10 लाख रुपए निकलवा सकते हैं जो कि नॉन रिफंडेबल होंगे। लेकिन यहाँ एक और बात समझना जरूरी है कि सिर्फ अकाउंट के अंदर 10 लाख होने की वजह से आप तमाम तर रकम नहीं निकलवा सकते जब तक आप मखसूस किस्म की शराइत जो है वो पूरी नहीं करेंगे। अब आते हैं असल तरीकेकार की तरफ के कौन कौन सा तरीकेकार है और आपको किस तरह ये तमाम तर जो पैसे हैं वो हासिल करने हैं। सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने जीपी फंड के अंदर अपना बैलेंस मालूम कर लेना है। आप अपने दफ्तर के जीपी फंड की ताजा तरीन स्टेटमेंट निकलवाएंगे जहां आपको अपना बैलेंस मालूम हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि आपको मालूम होना चाहिए कि आपके अकाउंट के अंदर इस वक्त कितनी रकम है। उसके बाद ये तय करें कि आपको रिफंडेबल एडवांस लेना है या फिर नॉन रिफंडेबल। अगर आपकी उम्र 50 साल या उससे ज्यादा हो चुकी है तो वफाकी जितने भी सरकारी मुलाजमीन है और वापस ना करने वाला एडवांस लेना चाहते हैं तो आपको नॉन रिफंडेबल के जितने भी कानून वगैरह हैं वो आपको देख लेनी चाहिए। इसके बाद आपको दरखास्त तैयार करनी होगी। दरखास्त में आमतौर पर आपको बुनियादी मालूमात, जीपी फंड अकाउंट की तफसील और उसके साथ साथ मतलूबा रकम और एडवांस की किस्म आपको शामिल करनी होती है। और अगर वो पूछे तो आपने एडवांस लेने की जो वजह होगी वो भी आपने वहां पे बतानी है। इसके बाद दरखास्त अपने मुतलका दफ्तर या फिर महकमे में आपने जमा करवा देनी है। लेकिन यहाँ भी एक अहम मरला बाकी है। दरखास्त जमा करवाने के बाद जो मुतलका आपका अफसर होगा उससे आपने मंजूरी हासिल जरूर करनी है। जो भी आपका हेड है उससे आपने परमिशन जरूर ले लेनी है।
मतलब आपने अपनी एप्लीकेशन वगैरह वहां से स्टैंप करवा लेनी है। जब आपकी दरखास्त मुतल्लिका अफसर से स्टैंप हो जाएगी उसके बाद ये फिर आपका केस अकाउंट ब्रांच के जरिए आगे बढ़ता है। अब बात करते हैं कि जरूरी कागजात वगैरह कौन कौन से हैं जो आपको चाहिए होंगे। तो वो वफाकी हुकूमत के जीपी फंड के तरीकेकार के मुताबिक मुख्तलिफ किस्म के एडवांस के लिए कागजात में मामूली फर्क हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जो डॉक्यूमेंटेशन है वो यही होगी जो मैं आपको बताऊंगा। आमतौर पर आपको अपना शनाख्ती कार्ड, ताजा तनख्वाह की स्लिप, मतलब आपको जो आपकी सैलरी स्लिप होगी वो चाहिए होगी। उसके बाद जीपी फंड से मुतल्लिक आपका रिकॉर्ड या फिर स्टेटमेंट जो आपने निकलवाई होगी। उसके बाद मुतल्लिका दरखास्त फॉर्म जो आपने फिलअप किया होगा। उसके बाद जो आपका अफसर होगा उससे आपने मंजूरी नामा या फिर आपने स्टैंप वगैरह लगवानी है, और उसके बाद आपने डीडीओ का सर्टिफिकेट भी लेना होगा। ये तमाम तर चीजें आपने जो है वो ले लेनी है। उसके बाद नॉन रिफंडेबल एडवांस के लिए आपने AGPR की जारी करदा चेक लिस्ट में मुतल्लिका कोड क्लासिफिकेशन पर फॉर्मा TR58A मंजूरी नामा, कंप्यूटर चेंज फॉर्म, जीपी फंड कटौती की तफसील, तनख्वाह की स्लिप मतलब आपकी जो स्टेटमेंट होगी, उसके साथ साथ जो है वो आपका शनाख्ती कार्ड, सर्विस बुक, डीडीओ का सर्टिफिकेट जैसे कागजात आपको लेने होंगे। कुछ केसेस में इजाफी फॉर्म या दस्तावेजात वगैरह भी आपसे मांगे जा सकते हैं, लेकिन ये जो मखसूस तमाम तर मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन बताई है वो तमाम तर डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए होगी। इसलिए अपने दफ्तर के अकाउंट्स ब्रांच के अंदर मौजूदा चेक लिस्ट जरूर हासिल करें ताकि कोई कागज आपका बाकी ना रह जाए। अब जब तमाम तर कागजात आप मुकम्मल कर लेंगे तो दरखास्त और मुतल्लिका दस्तावेजात की जांच पड़ताल होती है। डीडीओ या फिर अकाउंट ब्रांच आपके जीपी फंड रिकॉर्ड, तनख्वाह, कटौतियों और पहले लिए गए एडवांस वगैरह को चेक करती है। अगर रिकॉर्ड में कोई मसला वगैरह ना हो, मिसाल के तौर पर जीपी फंड की कटौतियों का रिकॉर्ड मुकम्मल ना हो या फिर किसी पिछले एडवांस की रकम बाकी हो, तो केस पर एतराज लग सकता है। इसलिए दरखास्त देने से पहले अपना जीपी फंड रिकॉर्ड चेक कर लें ताकि आपको किसी किस्म की मुश्किल वगैरह ना हो। जब महकमा अपनी तरफ से तमाम कार्रवाई मुकम्मल कर लेता है तो मुतल्लिका केस अकाउंट्स ऑफिस के अंदर भेज दिया जाता है। विफाकी सरकारी मुलाजमीन के मामलात में मुतल्लिका केस AGPR या मुतल्लिका अकाउंट्स ऑफिस के अंदर जो है वो प्रोसेस होता है। वहां आपके कागजात, मंजूरी, जीपी फंड रिकॉर्ड और रकम की अहलियत दोबारा चेक की जाती है। अगर तमाम तो चीजें दुरुस्त हो तो आपकी अदायगी आपके अकाउंट के अंदर कर दी जाती है। एक और बात आपको बता दूं कि आपने जीपी फंड के अंदर अगर कोई पहली वीडियो देख रखी है तो वो आपको यही बोलेंगे कि आपकी जीपी फंड की रकम फौरी आपके अकाउंट के अंदर आ जाती है, तो ऐसा नहीं है। जीपी फंड का एक मुकम्मल एक प्रोसेस होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपने शादी के लिए तमाम तो जीपी फंड की रकम लेनी है तो फिर हो सकता है कि आपकी तमाम तो जो रकम की प्रोसेसिंग होगी वो हफ्तों में चली जाए, लेकिन अगर आपको इलाज के लिए पैसों की जरूरत है तो फिर हो सकता है कि आपको अपनी तमाम तर रकम जल्द से जल्द मिल जाए। इस तमाम तर प्रोसेस के बारे में अगर आपका किसी किस्म का कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपकी तमाम तर रहनुमाई करेंगे और आपकी तमाम तर सवालों के जवाब देंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अल्लाह हाफिज।